हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम लोग चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स बेसिकली कवर करने वाले हैं, उसका एक आउटलाइन यहाँ दिया हुआ है। थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, देन हम लोग इंडिविजुअली चैप्टर को समझेंगे। तो हम लोग समझेंगे इसमें सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। अब आप लोग को लगेगा सर डिमांड चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मैक्रो लेवल पे सोचते हैं। हमने पहले जो डिमांड के बारे में पढ़ा था वो थोड़ा माइक्रो लेवल पे पढ़ा था। यहाँ पर हम थोड़ा मैक्रो लेवल पे सोचेंगे। फिर हम लोग समझेंगे एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। उसमें आता है क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड केनेजियन कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो ये दो टॉपिक आता है एग्रीगेट सप्लाई। नंबर 3 विल बी कंजम्पशन फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम लोग समझेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर सेविंग्स का फंक्शन आएगा। उसमें अगेन हम लोग समझेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है। नंबर 6 एक्स एन ए एंड एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का क्या नियम कानून है यार, व्हाट हाउ डज इट फंक्शन। नियम कानून तो नहीं बोलना चाहिए, हाउ डज इट फंक्शन। नंबर 7 determination of equilibrium level of income and output। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से। और दूसरा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। यानी जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीका है या दो रास्ते हैं। एक है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और दूसरा है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो ये दोनों अप्रोच हम लोग सीखेंगे। नंबर 8 द कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। यानी हम लोग इसमें समझेंगे कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो इकोनॉमी में तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, और अगर कोई इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो तो उसका इम्पैक्ट क्या है। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 9 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगेन पॉइंट नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। ये इतने सारे टॉपिक हमें इस पूरे चैप्टर में समझ। एंड आई वुड बिफोर आई बिगिन विद दिस चैप्टर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऐसा नहीं कि इसके पहले जो चैप्टर्स पढ़े वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके पहले हम लोग जितना भी टॉपिक्स कवर किए हैं हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जहाँ हम थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं, जैसे कि एक फर्म क्या डिसीजन लेगा, एक दुकानदार कैसे अपना इक्विलिब्रियम डिसाइड करेगा, एक दुकानदार क्या प्राइस रखेगा या एक मैन्युफैक्चरर क्या प्राइस रखेगा। ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये मैक्रो लेवल पे देखना सिखा रहा है। मैक्रो लेवल पे देखने का मतलब ये हुआ कि अभी तक हम लोग एक बिजनेस ओनर बन के सोचते थे, अब हम लोग समझ लो काइंड ऑफ कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर के एंगल से पूरा इंडियन इकोनॉमी को ध्यान में रख के डिसाइड करते हैं। अभी तक हम ये सोचते थे कि मेरे घर में पैसा कहाँ से है, अब ये सोचेंगे कि मेरे देश में पैसा कहाँ से है। दिस इज द डिफरेंस। तो अभी तक हम लोग का सोच खाली अपने तक सीमित था। यहाँ पर जब हम जाएंगे तो हम पूरा मैक्रो लेवल पे सोचेंगे कि मेरे देश का तरक्की कैसे होगा, इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा, मेरे देश में पैसा कैसे आएगा, मेरा देश कैसे तरक्की करेगा। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो लेट्स the subject matter of macroeconomics revolves around the determination of equilibrium level of income। यानी ये बोल रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी हम चालू कर रहे हैं इसका मेन सब्जेक्ट मैटर ही चालू होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यानी हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी इंसान का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या पूरे देश का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होना चाहिए। This chapter broadly deals with how is equilibrium level of income determined। यानी ये चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये चैप्टर में हम लोग डील करेंगे दैट हाउ इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमिन्ड। ये जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है किसी देश का
उसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, एंड हाउ दिस इक्विलिब्रियम बिकम्स पॉसिबल एट फुल एम्प्लॉयमेंट। और फिर ये इक्विलिब्रियम जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में कैसे अचीव होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जहां मेरे देश के हर इंसान एम्प्लॉयड है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो बोलते फुल इक्विलिब्रियम, सॉरी full level of employment. Aggregate demand and aggregate supply of goods and services is the economy play an instrumental role to attain equilibrium. यानी ये जो इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम हम अटेन करने का कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम लोग का मदद कौन करेगा, या फिर यूं कहें कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन प्ले करेगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो ये दो चीज है या ये दो जन है जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले हैं, ताकि मैं अपने मंजिल तक पहुंचाऊं। मेरा मंजिल क्या है, याद रखना, मेरा अल्टीमेट एम इस चैप्टर को पढ़ के क्या निकालना है, दैट व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम व्हेन देयर इज 100% एम्प्लॉयमेंट। यानी जब पूरा 100% एम्प्लॉयमेंट हो तो फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होना चाहिए। और ये अचीव करने के लिए मेरा सबसे दो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स कौन है, या दो इम्पोर्टेंट मेंबर्स कौन है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, ठीक है। सो बिफोर वी एनालाइज the determination of equilibrium level of income, it becomes essential to understand these two concepts. कौन कौन सा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देखो क्या बोल रहे हैं, इससे पहले कि हम डायरेक्टली अपने मंजिल तक पहुंचे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तक पहुंचे, हम लोग के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये दो चीजों को पहले ध्यान से समझें। दो कंसेप्ट क्या, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो पहले समझते हैं व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। मीनिंग, aggregate demand refers to the total value of final goods and services demanded in an economy in a year। तो एकदम सिंपल और शॉर्ट भाषा में लिखा है, ठीक है। तो क्या समझा रहा है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, नॉट इंटरमीडिएट। पूरा जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज को हम फाइनली यूज करते हैं, तो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस विच आर डिमांडेड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। यानी पूरे इकोनॉमी में साल भर में जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिमांड किया जाता है, डिमांड का लोग बाजार में खरीदने के लिए या डिमांड करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। इन अनदर वर्ड्स, it implies the total amount of expenditure that people are ready to spend, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी टोटल कितना खर्चा है दैट पीपल आर रेडी टू स्पेंड। यानी अगर घुमा के पकड़े तो डिमांड लोग तब करेंगे जब उनके पास परचेसिंग पावर हो। डिमांड मतलब क्या है, डिमांड इज डिजायर बैक्ड बाय परचेसिंग पावर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड, यानी पूरे मेरे इकोनॉमी में, मेरे पूरे देश में टोटल कितने गुड्स और सर्विसेज का डिमांड होता है इन ईयर। और डिमांड होने का मतलब लोग कितने रुपए का गुड्स और सर्विसेज के लिए खर्चा करने के लिए तैयार है। It implies total amount of expenditure that people are ready to spend। तो ये सब बहुत की वर्ड्स है या की लॉजिक है, इसको पकड़ो। जब भी मैं एग्रीगेट डिमांड का बात करूं तो साथ साथ ये भी समझ जाना कि मैं बात कर रहा हूँ लोग कितना खर्चा करने के लिए तैयार है, दैट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो जो रुपया लोग खर्चा करने के लिए तैयार है उसको बोलते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स इन द इकोनॉमी। यानी पूरे इकोनॉमी में लोग कितना खर्चा करने के लिए तैयार, दिस इज कॉल्ड प्लान्ड एक्सपेंडिचर। कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर भी होता है, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हम तैयार नहीं थे पर अचानक से कुछ ऐसा आ
गया कि हमें खर्च करना पड़े, है ना। हम लोग कभी थोड़ी चाहते हैं कि हमारे फैमिली में से कोई बीमार पड़ जाए, ठीक है, तो हम लोग कभी प्लान नहीं करते हैं कि इसके बीमारी में ये खर्चा लगेगा, ये बीमार हो जाएगा। पर अचानक से अगर किसी को कोई बीमारी आ गया, जैसे कोरोना आ गया था अचानक से, तो ये सब सिचुएशन में जो खर्चा करना पड़ता है, इसको बोलते हैं अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर। पर यहाँ जब हम एग्रीगेट डिमांड का बात कर रहे हैं, तो करेंटली वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट प्लैन्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ किसका बात कर रहे हैं, प्लैन्ड एक्सपेंडिचर का बात कर रहे हैं। Therefore, aggregate demand and aggregate expenditure mean the same thing. तो इसीलिए जब मैं बात करूं aggregate demand का, तो it also means aggregate expenditure, दोनों एक ही बात। Expenditure incurred by the people becomes revenue in the hands of producer। अब देखो उल्टा, अब जो रुपया लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं, वही रुपया प्रोड्यूसर यानी बिजनेस क्लास ऑफ पीपल के लिए क्या बन जाता है, रेवेन्यू बन जाता है, ठीक है। अब इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, आई थिंक क्लियर हो। देखो, इकोनॉमी में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं सेलर्स या प्रोड्यूसर्स, एक होते हैं बायर्स, ठीक है। अब आता है एग्रीगेट डिमांड। क्या है एग्रीगेट डिमांड? ये है जो ये सारे बायर्स लोग इकोनॉमी में डिमांड करने के लिए तैयार है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड करने के लिए तैयार है? यानी ये लोग कितना खर्च करने के लिए तैयार है, ये लोग जितना एक्सपेंडिचर यानी प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कौन सा बात हो रही है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर का बात हो रही है। तो जितना प्लान्ड एक्सपेंडिचर ये लोग करने के लिए तैयार है, तो इनका जो एक्सपेंडिचर है वो इन प्रोड्यूसर्स के लिए क्या बन जाता है, रेवेन्यू बन जाता है। यानी अगर आप पूरे इकोनॉमी में 1000 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार हैं सारे बायर्स लोग मिलके, तो इतना 1000 करोड़ अगर आप लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो ये 1000 करोड़ सेलर्स के लिए कल को रेवेन्यू होगा। जब आप खर्च करोगे तो सेलर्स लोग के लिए तो ये, आई एम नॉट सेइंग प्रॉफिट, प्लीज मार्क करना, मैं प्रॉफिट होगा नहीं बोल रहा हूँ, रेवेन्यू होगा। यानी आपका जो परचेज है इनके लिए सेल्स होगा। अगर आप 100 रुपया का सामान खरीदते हो तो इनके लिए 100 रुपया का सेल्स होगा। वैसे पूरे इकोनॉमी में अगर 1000 करोड़ का प्लान्ड एक्सपेंडिचर होगा, तो 1000 करोड़ का ये प्लान्ड इनके लिए रेवेन्यू होगा कहीं ना कहीं। तो वही बात हो रहा है, किस तरह से सारे लोग एक दूसरे से रिलेटेड। The expenditure incurred by the people becomes revenue in the hands of producers. We can therefore define aggregate demand as the receipt or revenue which producers of an economy expect to realize from the sale of output during the year। कितना अच्छा से यहाँ पर समझा, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है, वी कैन देयरफॉर डिफाइन एग्रीगेट डिमांड, इसलिए एग्रीगेट डिमांड को हम एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या, एज द रिसीट और रेवेन्यू व्हिच द प्रोड्यूसर्स ऑफ एन इकोनॉमी एक्सपेक्ट टू रियलाइज। जब आप खर्चा करोगे तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग का इतना रेवेन्यू हो, दे एक्सपेक्ट टू रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। यानी क्या हो रहा है, यानी कहानी यहाँ पर ऐसे आ रहा है कि एक तरफ आप 1000 करोड़ रुपया खर्चा करने का प्लान कर रहे हो, तो एक तरफ ये सेलर लोग 1000 करोड़ का गुड्स या सर्विसेज बनाने का प्लान कर रहे हैं। ये लोग रेवेन्यू होगा, पर रेवेन्यू तो तब होगा ना जब ये लोग सामान बेच पाएंगे, जब इनके पास सामान होगा, इनके पास वो सर्विसेज होंगे। तो आप लोग यहाँ खर्च करने का प्लान कर रहे हो, यहाँ पर ये लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग 1000 करोड़ का गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये लोग इस एंटीसिपेशन में 1000 करोड़ का सामान अपने दुकान में रखते हैं बोल लो, या अपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप लोग यहाँ पर परचेजिंग करोगे। तो आप प्लान कर रहे हो हम परचेजिंग करेंगे, ये लोग प्लान कर रहे हैं हम प्रोडक्शन कितना करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आगे से प्लान करके रखते हैं, इस दिवाली हम लोग ये करेंगे, है ना, इस फेस्टिवल में हम लोग ये खरीदेंगे। जैसे केक का एग्जांपल, क्रिसमस में हम लोग कहीं ना कहीं प्लान करते हैं कि इस पर चलो हम लोग ये केक लेके, तो जैसे सब कोई प्लान करते हैं कि हम लोग केक लेके आएंगे, वैसे यहाँ पर क्या होता है, ये सेलर्स लोग प्लान करते हैं, अच्छा इस बार शायद इतना केक बिक्री होना चाहिए। तो आप प्लान कर रहे हो, 100 लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक एक केक खरीदेंगे,
तो 100 केक्स का आप लोग खरीदने का प्लान कर रहे हैं, ये लोग क्या चीज का प्लान कर रहे हैं, 100 केक्स को प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, पर ये सब दिमागी खेल है। पूरा इकोनॉमी इज ऑल अबाउट मेंटल गेम। तो आप लोग का दिमाग चल रहा है एक एक केक खरीदेंगे, सेलर का दिमाग चल रहा है यहाँ पर मेरे एरिया में कम से कम 500 लोग हैं, सब एक एक केक खरीदेंगे तो 500 केक का डिमांड होगा, चलो मैं 500 केक बनाता हूँ या खरीद के लाता हूँ ताकि मैं 500 केक बेच पाऊँ। समझा? ये इस तरह से मेंटल गेम चलता है पूरे बिजनेस में। तो आपके लिए जो एग्रीगेट डिमांड है, वो एग्रीगेट डिमांड यानी आपका खर्चा करने का कैपेसिटी, और सेलर्स के लिए वही चीज क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो गया, जिसके अकॉर्डिंगली वो लोग अपना प्रोडक्शन डिसीजन लेते हैं। ठीक है? एग्रीगेट डिमांड शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द मार्केट डिमांड। ये मार्केट डिमांड नहीं है जो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई किए थे, याद रखिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम लोग पूरे मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द मार्केट डिमांड as used in microeconomics. It cost यानी aggregate demand implies the total demand for all the goods and resources of the entire economy. यानी जब हम एग्रीगेट डिमांड का बात करते हैं तो हम सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट का बात नहीं करते। जैसे अभी मैंने केक का एग्जांपल दिया, तो मैंने केक का एग्जांपल आप लोग को समझाने के लिए दिया। अगर टेक्निकली बात करूं तो वो एग्जांपल गलत है, क्योंकि मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट का बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक दुकानदार का बात कर रहा हूँ कि वो कैसे सोचता है। पर वो अगेन वो मार्केट डिमांड का कंसेप्ट हो गया, वो माइक्रो इकोनॉमी का कंसेप्ट हो गया। पर मैक्रो लेवल में हम सिर्फ एक प्रोडक्ट का बात नहीं करते या एक दुकानदार का बात नहीं करते, हम बात करते हैं जितने भी एग्रीगेट गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं इकोनॉमी में, और जितने भी टोटल सप्लायर्स हैं पूरे इकोनॉमी में, हम सब पूरे इकोनॉमी का बात करते हैं। ठीक है? So the cost implies the total demand for all the goods and resources of the entire economy, whereas market demand is the total demand for one commodity in the market. तो ये है डिफरेंस कि एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है। तो जब हम एग्रीगेट डिमांड का बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिमांड फॉर ऑल, ये ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। जब हम मार्केट डिमांड का बात करते हैं तो हम डिमांड फॉर ओनली वन कमोडिटी का बात करते हैं। तो आई थिंक ये एकदम क्लियर हो गया एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट डिमांड पे क्या कनेक्शन बैठता है। ठीक है? आप लोगों को लग रहा होगा सर एक एक लाइन को इतना क्यों रिपीट कर रहे हैं, बिकॉज कि आगे चल के ये कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन और ये एग्रीगेट सप्लाई का डेफिनेशन आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने है। और उस समय अगर आपका ये कंसेप्ट वीक रह गया ना, उस समय अचानक से मैं जब बोलूंगा प्लान्ड एक्सपेंडिचर, तो मैं बोलूंगा सर ये एग्रीगेट डिमांड में प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहाँ से आ गया, तब क्या होगा, तब आपको समझाना मुश्किल होगा। इसीलिए मैं बार बार एक एक लाइन को रिपीट कर रहा हूँ ताकि एकदम दिमाग में आपके घुस जाए कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर का कहीं ना कहीं मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फॉर द प्रोड्यूसर। तो ये तीन कनेक्शन है जो एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब देखो, it is the aggregate demand which generates output and income in the economy। तो ये एग्रीगेट डिमांड ही है जो एक्चुअली इकोनॉमी में आउटपुट और इनकम जनरेट करता है। यानी आपने अगर प्लान किया है कि टोटल इकोनॉमी में 100 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग खरीदेंगे, उसी एक्सपेक्टेशन में प्रोड्यूसर्स लोगों ने अपने फैक्ट्री लगाए हैं, बिजनेसमैन लोगों ने अपना बिजनेस खोला है, रिटेलर्स लोगों ने अपना दुकान खोला है, उसी एक्सपेक्टेशन में कि वो 1000 करोड़ का जो आप लोग खर्चा करोगे, वो खर्च करने के लिए आप लोग शायद मेरे दुकान में आओगे, मेरे फैक्ट्री से सामान लोगे, मेरा प्रोडक्ट खरीदोगे, और दैट जनरेट्स आउटपुट। और इसी वजह से मैंने तो प्रोडक्शन किया है, उसी उम्मीद में तो मैंने प्रोडक्शन करके रखा है। जैसे केक का एग्जांपल, उसी उम्मीद में तो मैंने केक बना के रखा है कि आप लोग खरीदने आओगे। एंड क्योंकि मैंने केक बनाया है, इसी वजह से तो लोगों को नौकरियां मिली है। क्योंकि मैंने फैक्ट्री लगाया है, इसी वजह से तो वो लैंड जिस पे मैंने फैक्ट्री लगाया है, उस लैंड ओनर को रेंट मिला है। जिसने मुझे बैंक जिस बैंक ने मुझे लोन दिया उसको इंटरेस्ट मिला है।
तो यानी इनकम का सोर्स क्या क्या है? देखो इनकम क्या होता है, इनकम हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लोग का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट एंड फाइनली बिजनेसमैन को प्रॉफिट। ये 4 फैक्टर्स। आज उम्मीद है कि आप लोग इतना खर्चा करोगे, उस उम्मीद के बेसिस पे मैंने प्रोडक्शन किया, तभी तो ये 4 फैक्टर्स को मैंने यूज किया और रेंट भी पे किया है, लेबर को मैंने वेजेस पे किया है, मैंने इंटरेस्ट पे किया है और फिर फाइनली मैं अपने घर में भी कुछ प्रॉफिट ले जाने का उम्मीद कर रहा हूँ। किस उम्मीद पे? कि आप लोग यहाँ पर आओगे और डिमांड करोगे, यानी एग्रीगेट डिमांड मेरे पास आए। तो इस उम्मीद में मैंने पहले ही खर्च करके प्रोडक्शन 1000 करोड़ के आसपास का प्रोडक्शन करके बैठा हूँ ताकि ये डिमांड मेरे पास आए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर ये डिमांड नहीं आया तो बिजनेसमैन लोग यही तो सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं कि अगर ये डिमांड नहीं आया तो क्या होगा, मेरा ये जो खर्चा मैंने ऑलरेडी कर दिया है उसका क्या? तो वो क्या होगा, वो सामान तो देखो कहीं नहीं जाएगा, वो इन्वेंट्री बन के मेरे पास पड़ा रहेगा। अगर केक का एग्जांपल है तो केक तो क्या होता है, खराब हो जाता है तो मुझे नुकसान हो जाएगा। पर कुछ सामान ऐसे होते हैं जो ठीक है इस साल नहीं बिका अगले साल बिक जाए। जैसे अगर हम एयर कंडीशनर का बात करें तो वो लोग ये उम्मीद में एयर कंडीशनर का प्रोडक्शन कर रहे हैं कि इस साल इतना गर्मी पड़ेगा, तो इतना एयर कंडीशनर का डिमांड आएगा। वो सोच के अभी से एयर कंडीशनर का प्रोडक्शन चालू हो गया, पहले से चालू कर दिया। तो उसमें रेंट लेबर का जो भी खर्चा वर्चा करना है वो लोग करके एयर कंडीशन बना के अपने गोडाउन में रेडी रखते। जैसे ही डिमांड आएगा फटाफट वो लोग बेचना चालू कर देते। अब आता है सर अगर डिमांड नहीं आए, जैसे 2020 में क्या हुआ था, पूरा समर सीजन में क्या हो गया था, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने की वजह से लोग घर में ही बैठे थे, कोई एयर कंडीशनर नहीं बिका होगा, है ना, मेनली 3-4 महीना लॉकडाउन ही था 2020 में। तो वहां पर फिर सिचुएशन ऐसा बन गया कि उनका जो प्रोडक्शन करके रखे थे वो लोग जनवरी फरवरी में कि मार्च में अप्रैल में मई में बिकेगा हम लोग का एयर कंडीशनर, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो उनके लिए वो इन्वेंट्री पड़ा रह गया। अब वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक है इस साल नहीं बिका अगले साल बिक जाए, बट एक बार तो पूरा कैलकुलेशन बिगड़ गया ना उनका। तो ये ऐसा भी होता है इकोनॉमी। तो इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसा हो सकता है कि हम जितना उम्मीद कर रहे हैं उतना डिमांड ना आए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हम जितना उम्मीद कर रहे हैं उससे ज्यादा डिमांड है। उस डिमांड को हम लोग बोलते हैं पेंट अप डिमांड, मोर देन एक्सपेक्टेड डिमांड। ठीक है, so it is the aggregate demand which generates output and income in the economy. If nothing is demanded, nothing would be produced. No factors of production will be employed and hence no income would be earned. अगर डिमांड ही नहीं आएगा तो क्या होगा, नया से कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। अब जैसे पिछले साल एयर कंडीशनर का मैं एग्जांपल दिया, तो पिछले साल का इन्वेंट्री यानी स्टॉक अभी भी पड़ा होगा उनके गोडाउन में जो बिका नहीं। तो इस साल जब डिमांड आएगा तो वो लोग पुराना स्टॉक जो पड़ा हुआ वो बेचेंगे ना। तो उसके वजह से इस साल वो लोग ऑलरेडी प्रोडक्शन बहुत कम किए होंगे। तो पिछले साल भले ही इनकम जनरेट हुआ होगा क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि डिमांड आएगा, पर डिमांड नहीं आया तो वो सामान पड़ा रह गया। तो इस साल क्या होगा, वही पड़ा हुआ सामान बिकेगा, नया प्रोडक्शन इस साल हुआ भी होगा तो बहुत कम हुआ होगा या तो नहीं हुआ। तो वही बोल रहा है, अगर डिमांड नहीं है, इफ नथिंग इज डिमांडेड किसी वजह से, देन नथिंग विल बी प्रोड्यूस। तो फिर वो लोग कोई प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, जब कोई डिमांड ही नहीं आएगा तो मैं बनाऊंगा क्या? नो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी इम्प्लॉयड। जब मैं कुछ बनाऊंगा ही नहीं तो कोई भी 4 फैक्टर्स जो मैंने यहाँ बात की वो लोग का जरूरत ही नहीं है मुझे, ना मुझे लैंड लेना है, ना मुझे कैपिटल चाहिए, ना लेबर एम्प्लॉय कराना है, कुछ नहीं करना, एंड हेंस किसी के लिए कोई इनकम नहीं है ना। जब मैं कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करूंगा तो ना लैंड वाले को रेंट मिलना है, ना लेबर को वेजेस मिलना है, ना बैंक वाले को इंटरेस्ट मिलना है, और ऑफकोर्स मेरे को भी प्रॉफिट नहीं मिलना है, क्योंकि मेरे को भी तो प्रॉफिट तभी होगा जब कुछ बिक्री होगा। जब बिक्री नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो मेरे को भी कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो चारों फैक्टर्स के लिए देयर इज नो इनकम। The level of aggregate demand will be different at different levels of income. तो बोल रहा है अब आता है कि लोगों को इनकम पे डिपेंड करता है कि वो लोग कितना डिमांड करेंगे। लोगों का इनकम मतलब पूरे इकोनॉमी में जितने मेरे लोग हैं उन लोग का परचेसिंग पावर कितना है। आज अमेरिका और इंडिया में हम डिफरेंस करें तो अमेरिकन इकोनॉमी इज वेरी फार अहेड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्यों?
क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल इज वेरी हाई। तो क्योंकि वहां पर लेवल ऑफ इनकम इज वेरी हाई, एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो वेरी हाई। इंडिया में क्या है, पर कैपिटा इनकम उतना ज्यादा नहीं है, उसी वजह से क्या है, एग्रीगेट डिमांड भी कम। इनकम एंड डिमांड आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर, और इसी वजह से क्या है, इनकम और डिमांड जो है एक दूसरा के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है। बोलने का मतलब क्या हुआ कि जितना मेरा पर कैपिटा इनकम होगा उतना ही ज्यादा तो मैं बाजार में जाके डिमांड कर पाऊंगा। आज अगर इनकम ही नहीं होगा तो मैं डिमांड क्या करूँ। आज मेरे पास बहुत इनकम है तो चला मिठाई का दुकान में गया, चलो 10 पैकेट मिठाई पैक कर दो, ठीक है। इनकम नहीं होगा तो मिठाई की दुकान से बगल से गुजरेंगे भी ना, मिठाई वाला बुलाते रह जाएगा, अरे भैया अरे भैया, कल्टी मार लेंगे, साइड से निकल जाएंगे, भैया देखे ही नहीं आपको, आपका आवाज ही नहीं सुन। क्यों? क्योंकि इनकम नहीं है, हम क्या मिठाई खरीदेंगे। तो बात वही है, मिठाई तो मैंने एग्जाम्पल दिया, इकोनॉमी में कुछ भी खरीदने का जो डिमांड आता है वो इनकम की वजह से आता है। यानी इनकम जितना ज्यादा होगा डिमांड उतना ज्यादा क्रिएट होगा। So, aggregate demand curve slopes upward with respect to the income level. यानी फाइनली क्या समझ में आया कि एग्रीगेट डिमांड कर्व किसके साथ साथ ऊपर जाएगा, इनकम कर्व के साथ ऊपर जाएगा। जितना इनकम का लेवल बढ़ते जाएगा एग्रीगेट डिमांड उतना बढ़ते जाएगा। तो एक तरह से देखो ये चेन है ना, अगर ध्यान से हम लोग देखें तो चेन फॉर्मूला कि जितना इनकम ज्यादा होगा, मैं देखो चेन में समझाता हूँ, इनकम होगा तो एग्रीगेट डिमांड होगा, एग्रीगेट डिमांड होगा तो बिजनेसमैन लोग प्रोडक्शन करेंगे या प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो फिर इनकम बढ़ेगा। चेन बन गया। यानी पहले अगर मेरा इनकम है तो ही मैं डिमांड करूंगा, डिमांड में करूंगा तभी बिजनेसमैन लोग प्रोडक्शन करेगा, और बिजनेसमैन लोग अगर प्रोडक्शन करने का डिसीजन लेगा तभी तो वो 4 फैक्टर्स को एम्प्लॉय करेगा और इनकम जनरेट होगा। तो यानी ये पूरा चक्रा ऐसे चलते जाता है, ये पूरा विशियस सर्कल, ये सर्कल ऐसे घूमते जाता है। इस सर्कल में एक भी चेन टूटा, किसी वजह से मेरा इनकम डाउन हो गया तो एग्रीगेट डिमांड डाउन हुआ, एग्रीगेट डिमांड डाउन हुआ तो प्रोडक्शन डाउन हुआ, और प्रोडक्शन डाउन होगा तो इनकम फर्दर डाउन हो जाएगा, है ना। तो ये इनकम जनरेशन का जो चक्कर है या ये पूरा जो इकोनॉमिक साइकिल है, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, आप लोग बिजनेस न्यूज सुनोगे तो लोग बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल कि लोगों का इनकम रहेगा तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो फिर से इनकम जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर इनकम नहीं हुआ, इसीलिए क्या हुआ अभी हम लोग 2020 में क्या फेस किए कि लोगों का कितना भी दिक्कत आए, 2020 में लॉकडाउन हो गया, फैक्ट्रीज बंद हो गए, कुछ समय के लिए ऑफिसेज बंद हो गए, बहुत लोगों के जॉब छूट गए, तो क्या हुआ, इनकम डाउन हो। पर गवर्नमेंट बहुत इस बार स्मार्ट थी, चाहे अमेरिकन गवर्नमेंट बोल लो, इंडियन गवर्नमेंट या दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट, उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया सारे बिजनेसमैन को कि देखो आप लोगों का सैलरी मत करो या थोड़ा सा कम कर दो, उनको पे करना बंद मत करो। और लोगों ने और बैंक्स ने, सेंट्रल बैंक्स ने, इंडिया का सेंट्रल बैंक हो या अमेरिका का हो, दोनों ने काफी नोट्स प्रिंट किए, और वो प्रिंटेड नोट से लोगों को आसानी से बैंक से लोन मिलने लगा, सस्ता में, बहुत कम ब्याज में, ताकि लोग अपना इनकम का सोर्स जीरो ना हो, कुछ उनके लिए इनकम का सोर्स है कि बैंक से लोन लेके चला ले पर लोन का ब्याज ना लगे उनका। तो क्या होगा, वो इनकम रहेगा ना, तो मार्केट में डिमांड बना रहेगा जब लॉकडाउन खुलेगा, और वो डिमांड बना रहेगा तो मार्केट में प्रोडक्शन चलेगा, बिजनेसमैन लोग का प्रोडक्शन चलेगा तो नौकरी लोगों का बना है। इसीलिए देखो इतना बड़ा प्रॉब्लम आया फिर भी लोगों ने नौकरियां खोई है, नो डाउट, बट इतना ज्यादा नौकरी नहीं गया है लोगों का जितना एक बार शुरू में लग रहा था कि बाप रे क्या हो, सभी लोगों का नौकरी चला गया। ऐसा हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली इकोनॉमिक साइकिल को हैंडल किया। ठीक है ना। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट्स क्या है? The main component of aggregate demand or aggregate expenditure are number 1 प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड। तो सबसे पहले जो एग्रीगेट डिमांड जब बोलते हैं तो उसमें कहाँ कहाँ से डिमांड है, तो डिमांड दो तरीका से आता है। मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है देखो, दो या तीन तरीका से आता है। प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड, यानी अभी तक जो हम एसी का एग्जांपल ले रहे थे, हम केक का एग्जांपल ले रहे थे, ये सारा क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड।
यानी इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड, यानी हम जैसे लोग, कंज्यूमर जैसे लोग ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और ये किस पे डिपेंड करता है कि मेरा पर्सनल इनकम कितना, जितना ज्यादा मेरा इनकम होगा मैं उतना कंजम्पशन का डिमांड करूंगा। नंबर 2, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। और दूसरा आता है कि प्राइवेट बिजनेसमैन लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए डिमांड करते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए डिमांड करते हैं मतलब वो लोग ऐसा सामान खरीदते हैं जो बिजनेस में यूज होता है, उसको कंज्यूम नहीं करते। मशीन्स का डिमांड है ना, लैंड का डिमांड, जहाँ पर फैक्ट्री लगा सके। तो इस तरह का जो डिमांड आता है इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। कि लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनके पास एक फैक्ट्री है वो और एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, जिसके पास एक यूनिट है वो और एक यूनिट बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट डिमांड आ रहा है कि लोग जमीन खरीदना चाह रहे हैं, लोग फैक्ट्रीज बनाना चाह रहे हैं, लोग लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना चाह रहे हैं, लोग व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स खरीदते हैं। दो तरीका व्हीकल होता है, एक पैसेंजर व्हीकल जैसे हम लोग पर्सनल गाड़ी जिसको बोलते हैं, और एक कमर्शियल व्हीकल जैसे बसेस, ट्रक्स, लॉरी, ये सब। तो अगर ट्रक्स का डिमांड आ रहा है, लॉरी का डिमांड आ रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। बिजनेसमैन लोग खरीदते हैं। हम लोग घर में ट्रक और लॉरी नहीं खरीदते। ट्रक और लॉरी कौन खरीदता है, जिसका बड़ा बड़ा फैक्ट्री है जो बिजनेस चला है। हम लोग क्या खरीदते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स मतलब गाड़ी खरीदते हैं, 4 व्हीलर जो हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं। तो वो कंजम्पशन डिमांड होती है। और जो कमर्शियल व्हीकल है वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है। तो क्या है इन्वेस्टमेंट डिमांड, इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। यानी प्राइवेट इन्वेस्टर्स लोग जब कोई सामान खरीदते हैं ताकि वो उसे अपने बिजनेस में यूज कर सके, उसको इन्वेस्टमेंट डिमांड बोलते हैं। इट इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल। और इसकी वजह से क्या होता है, कंट्री में क्या बढ़ जाता है, कैपिटल बढ़ जाता है। वो लोग जब जमीन खरीदते हैं, वहां पर फैक्ट्री लगाते हैं, वहां पर नया नया चीज इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑफिस खोलते हैं, तो इससे हम लोग का कैपिटल बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट डिमांड इन द प्राइवेट इंटरप्राइज इकोनॉमी डिपेंड्स मेनली ऑन 2 फैक्टर्स। तो ये जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है प्राइवेट इंटरप्राइज इकोनॉमी में, यानी जहां पर बिजनेसमैन लोग प्राइवेटली काम करते हैं, गवर्नमेंट ज्यादा दखल अंदाज नहीं करता है, तो वैसे इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, मेनली मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी बोलने का मतलब क्या, बिजनेसमैन कैसे देखता है, बिजनेसमैन ये देखता है कि मैं आज अगर बैंक से 1 करोड़ रुपया लेके कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, एक फैक्ट्री लगाता हूँ, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बोलने का मतलब है कि यहाँ पर जो मैं 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, मैं उससे साल का कितना कमाऊँ। तो मान लो मैं साल का 20% कमाता हूँ, 20 लाख रुपए, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ये 1 करोड़ रुपया जो मैंने बैंक से लिया, बैंक वाला मेरे से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अगर बैंक वाला मेरे से 10% साल का चार्ज कर रहा है, यानी बैंक वालों को मेरे को कितना देना होगा, 10 लाख रुपया। तब बिजनेसमैन लोग को लगेगा ठीक है, अगर 1 करोड़ रुपया मैं बैंक से लोन लेता हूँ और अगर 20 लाख रुपया कमा सकता हूँ, उसमें से 10 लाख रुपया मेरा खर्चा होगा, तो फिर भी मेरे घर में 10 लाख रुपया नेट प्रॉफिट बचेगा। ये जो 20 लाख में बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट का बात कर रहा हूँ, सारा खर्चा बाद में। अगर मैं 20 लाख रुपया साल का कमा सकता हूँ 1 करोड़ रुपया से, तो क्या होगा, 10% अगर ब्याज भी लगता है तो मेरे घर में नेट प्रॉफिट 10 लाख रुपया जाएगा। तो आई विल टेक डिसीजन कि चलो फैक्ट्री लगाते हैं, चलो अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है। पर अगर सिचुएशन ऐसा है कि एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल खराब है, यानी 1 करोड़ से मैं सिर्फ 5 लाख ही रुपया साल का कमा पाऊँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी होगा ना तो भी मेरे को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 10% ब्याज पे लूंगा और यहाँ सिर्फ मेरा कमाई 5 लाख रुपया होगा, तो घर से 5 लाख रुपया कौन देगा, तो मेरा तो नेट लॉस हो जाएगा। तो वो लोग बोलेगा नहीं नहीं, फैक्ट्री नहीं लगाना, प्रोडक्शन नहीं करना, जितना है उतना ठीक। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ तो मैं 20 लाख रुपया कमा रहा हूँ, पर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद ही 20%, तो मैं 20 लाख रुपया कमाऊंगा और बैंक वाला मेरे से पूरा 20 लाख रुपया ब्याज का ले लेगा, तो भी मेरे को कोई मतलब नहीं। तब क्यों बिजनेस करूँ, इतना मेहनत करूंगा बैंक वाला को ब्याज भरने के लिए थोड़ी करूँ। तो यानी ये 2 चीज पे डिपेंड करता है कि बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना है कि नहीं, वो डिसीजन कैसे लेता है। तो उसको 2 चीज देखना है कि जो पैसा मैं जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ
उस बिजनेस से रिटर्न कितना, उसको बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और दूसरा, मैं तो लोन लेके बिजनेस में लगा रहा हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड इन अ प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी डिपेंड्स मेनली ऑन टू फैक्टर्स। क्या क्या है? नंबर वन, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसको हम कॉमर्स की भाषा में बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट कितना ज्यादा या कम। तो एज अ बिजनेसमैन मैं हमेशा चाहूंगा एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बहुत हाई हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम। The net return expected from new investment is called marginal efficiency of capital. यानी जो मैं नया इन्वेस्टमेंट करूंगा उससे जो मुझे प्रॉफिट आएगा उसी को बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। The entrepreneurs judge whether the expected rate of return on new investment is equal to or greater than or less than the market rate of interest. Suppose an entrepreneur makes an additional investment by taking a loan. He has to pay interest on it. Before making investment, he would compare the interest he has to pay on loan and the profit he is expected to get on his new investment. जो मैंने समझा कि नया इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कितना होगा और मुझे ब्याज कितना देना है, वो इन दोनों को कंपेयर करेगा। इन्वेस्टमेंट हियर हैज बीन प्रिज्यूम्ड टू बी ऑटोनोमस। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है इन लोग आगे चल के पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस। इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और द लेवल ऑफ इनकम। यानी यहाँ पर जो डिसीजन इन्वेस्टमेंट का हो रहा है वो सोच समझ के हो रहा है, वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से इन्फ्लुएंस होके नहीं हो रहा। यानी हम लॉजिक लगा के डिसीजन ले रहे हैं कि मेरा कितना रिटर्न बन जाएगा और मेरा कितना इंटरेस्ट का खर्चा। अगर मेरा इंटरेस्ट का खर्चा कम हुआ और मेरे घर में कुछ प्रॉफिट अर्न हुआ तब तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। इट्स एज सिंपल। कोई भी बिजनेसमैन ऐसे ही डिसीजन लेता है या लेगा। Number 3 is government demand for goods and services. It refers to the expenditure by government on the purchase of consumption goods meant for collective consumption. It also includes government expenditure on construction of roads, dams, bridges, etc. It is determined by consideration of social welfare. यानी फिर तीसरा फैक्टर है जो डिमांड क्रिएट करता है एग्रीगेट डिमांड में, वो है कि गवर्नमेंट कितना गुड्स एंड सर्विसेज बाई करने के लिए या गवर्नमेंट कितना खर्चा करने के लिए तैयार। यानी गवर्नमेंट क्या चीज पे खर्चा करेगा, एक तो उनका कंजम्पशन गुड्स, यानी जो गवर्नमेंट नॉर्मली करता है, सैलरी देना, फिर गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट का ऑफिस का जो खर्चा, और दूसरा है जहाँ पर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करता है, रोड्स पे, डैम्स पे, ब्रिजेस पे, पोर्ट्स पे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब गवर्नमेंट खर्चा करता है ना, तो इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग डिमांड इन द मार्केट। एंड चौथा पिलर क्या है एग्रीगेट डिमांड का? नेट एक्सपोर्ट, कि बाहर से कितना एक्सपोर्ट आ रहा है मेरे देश में। आ रहा है इन द सेंस कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितना सामान हम एक्सपोर्ट करेंगे, यानी बाहर से मुझे डिमांड आ रहा है। अगर इंडिया के बाहर से भी हमें डिमांड आता है तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, है ना। So it refers to the demand of foreign countries for domestic goods and services over domestic demand of for foreign goods. यानी नेट एक्सपोर्ट का बात करते हैं, हम लोग कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग के पास कितना एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ रहा है। तो एक्सपोर्ट अगर ज्यादा हो एंड इंपोर्ट कम, यानी नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव होगा। तो नेट एक्सपोर्ट जो पॉजिटिव होगा यानी उतना एक्स्ट्रा डिमांड मेरे इकोनॉमी में क्रिएट हो रहा है, जिनको मुझे सामान प्रोडक्शन करके सेल करना। तो जब मैं प्रोडक्शन करके सेल करूंगा सामने वाले को, यानी मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मेरा प्रोडक्शन बढ़ना मतलब मेरा जीडीपी बढ़ रहा है। सुनोगे आप लोग जीडीपी, ये बहुत कॉमन वर्ड है। प्रोडक्शन बढ़ना मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है यानी इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड किन किन वजह से आता है? प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, फिर गवर्नमेंट का डिमांड, एंड चौथा फॉरेन डिमांड। फॉरेन डिमांड यानी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मेरे पास कितना। सिंबॉलिकली अगर हम बात करें तो एग्रीगेट डिमांड में ये आ जाता है
C plus I plus G plus XI, X minus ये प्लस होगा इसमें वो कीजिए। तो कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड एंड export minus import, that is net export. Now, since determination of income is to be studied in a two-sector economy, बोल रहा है क्योंकि हम लोग determination of income को अभी two-sector economy में पढ़ेंगे, जहाँ पर एक तरफ हाउसहोल्ड है और दूसरी तरफ बिजनेस यानी फर्म्स. We shall therefore include only two components of aggregate demand. कौन कौन सा लेंगे? Consumption demand and investment demand. तो आगे चल के अभी जब हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे, वैसे तो चार होता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और फॉरेन डिमांड, बट बोल रहा है क्योंकि हम टू सेक्टर इकोनॉमी में एक बार के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ जब एग्रीगेट डिमांड का बात करेंगे तो वी विल ओनली डिस्कस अबाउट कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो आज के सेशन को एक बार हम यहीं तक रखते हैं. आप लोग एक बार इसको अच्छा से पढ़ लो और एकदम क्लियर हो जाओ कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से या प्लान्ड एक्सपेंडिचर से क्या कनेक्शन है, उस प्लान्ड एक्सपेंडिचर से बिजनेसमैन लोग का रेवेन्यू कैसे जुड़ा हुआ है या देश का प्रोडक्शन कैसे जुड़ा हुआ है, और फिर उसके जो एग्रीगेट डिमांड होते हैं उसमें क्या क्या पिलर्स होते हैं, यानी कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं जो एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं. उसमें आ जाता है कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड एंड फॉरेन डिमांड. नेट एक्सपोर्ट को मैं फॉरेन डिमांड बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में रजिस्टर आ सके. तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो हम ये टेबल को पढ़ के और डिटेल में समझेंगे ग्राफिकली कि एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट कैसे काम करेगा. ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय.